नमस्कार, न्यूज़ 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। बेंगलुरु में एक बड़ा हादसा हो गया है। बापू सापलिया इलाके में भारी बारिश के बीच आज एक 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई है। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है और ये जानकारी फिलहाल मिल रही है कि करीब 10 मजदूरों के यहाँ पर फंसे होने की आशंका है। ये वो तस्वीरें हैं जब ये निर्माणाधीन इमारत कुछ इस तरह से भरभरा कर गिर गई। अधिकारियों ने बताया है कि ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब शहर में भारी बारिश जारी है। आपातकालीन विभाग के 2 बचाव वाहन राहत कार्य में लगाए गए हैं। बचाव दल पूर्वी बेंगलुरु के बापू सापलिया पहुंच गए हैं। मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत बेंगलुरु में कुछ इस तरह से गिर गई है और फिलहाल एक मजदूर की मौत की खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि इस इमारत में काम कर रहे 10 मजदूर अभी इसमें फंसे हो सकते हैं। लगातार उन्हें निकालने का काम प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब तक 3 लोगों को बचाया भी जा चुका है। इस इमारत के लिए सिर्फ 4 मंजिल की इजाज़त थी, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके बाकी के फ्लोर बनाने का काम जो है वो धड़ल्ले से यहाँ पर चलता रहा। तो ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वहाँ पर सिर्फ मलबा जो है वो नज़र आ रहा है। 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत जो है वो गिर गई, एक मजदूर की मौत हो गई है। यहाँ पर भारी बारिश इस वक्त हो रही है। बाबू सापलिया इलाका है बेंगलुरु का जहाँ पर यह हादसा हुआ है और फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 10 मजदूर जो हैं अभी भी यहाँ पर फंसे हो सकते हैं। राहत और बचाव के लिए टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं और सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर इस वक्त यही है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और अभी भी तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भी बारिश वहाँ पर हल्की हल्की हो रही है और भारी बारिश के चलते ही ये कहा जा रहा है कि ये जो हादसा है ये हुआ है, क्योंकि ये इमारत निर्माणाधीन थी, पूरी तरह से अभी ये बनी नहीं थी और इसी बीच में आज ये हादसा हो गया। इमारत गिर गई है जहाँ पर एक मजदूर की मौत की खबर आ रही है। 3 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। पूर्वी बेंगलुरु का बाबू सापलिया ये निर्माणाधीन बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और जब ये कोलैप्स हुई उस वक्त यहाँ पर तकरीबन 15 के आसपास मजदूर काम कर रहे थे। जो जानकारी हमें मिली है अब भी कुछ मजदूर फंसे हुए हैं और एक मजदूर की मौत हो गई है। 3 मजदूर की हालत गंभीर है जो जानकारी मिली है और उनका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ बचाव काम भी चल रहा है ताकि जल्द से जल्द जो मजदूर इसमें फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके। एसडीआरएफ के साथ साथ चिकित्सा की तमाम सुविधाएं यहाँ पर लाई गई हैं ताकि जिन्हें भी यहाँ पर ज़रूरत पड़े फ़ौरन चिकित्सा सुविधा दी जा सके। फायर और इमरजेंसी सर्विसेज और साथ ही साथ एसडीआरएफ के पर्सनल, पुलिस के अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले 1 हफ्ते से बेंगलुरु में काफ़ी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया, पानी नहीं निकल पा रहा है और ऐसे में ट्रैफिक की आवाजाही भी बाधित हो रही है और कई जगहों पर कई अपार्टमेंट्स में पानी घुस गया है क्योंकि ये सब लेक बेड्स पे बने हुए हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर ऐसे हालात भी हुए हैं जबकि इंक्रोचमेंट की वजह से पानी रुका है। लेकिन ये बिल्डिंग जिस तरह से कोलैप्स हुई है तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट बताया जा रहा है इसकी वजह। हालांकि अभी तकनीकी तौर पर इसकी जांच होनी है, लेकिन जिस तरह से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है और उसमें जिस तरह से लोग फंसे हैं ये एक चिंता की बात है कि इतने बड़े शहर में जहां तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा के साथ साथ जो एहतियाती कदम हैं वो उठाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से अगर निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरती है तो ये पहली नज़र में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी की इसकी वजह हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसकी जांच बाद में होगी। पहली जो प्राथमिकता है यहाँ पर वो ये है कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, जो मजदूर इसमें फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। तरह तरह के उपकरण लाए जा रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम और दूसरे यहाँ पर सुरक्षाकर्मी और साथ ही साथ चिकित्सा कर्मी भी मौजूद हैं। बाबू सापलिया, पूर्वी बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सीधे बेंगलुरु लिए चल रहे हैं आपको, जहां पर हमारे सहयोगी निहाल किदवई मौजूद हैं। निहाल, ये सीधे तौर पर लापरवाही का मामला यहां पर नजर आता है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वहां पर?
देखिए, हमारे पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने बताया बैराती बसवराज ने कि 4 फ्लोर की इजाज़त ली गई थी, 6 फ्लोर बनाया गया, क्वालिटी मटेरियल नहीं था और इस वजह से इस तरह का मामला सामने आया है। हमारे साथ डीजीपी फायर और इमरजेंसी सर्विसेज कर्नाटका के यहाँ पर मौजूद हैं प्रशांत ठाकुर साहब। सर, ये बताइए कि अब क्या हाल है यहाँ पर, रेस्क्यू कितने लोग इसमें फंसे हुए थे, अब कितने लोग फंसे हुए हैं और कुछ कैजुअल्टी की भी बात पता चली है हमें। अभी हम लोगों को थोड़ा डिस्पर्स कर रहे थे ताकि हमें इक्विपमेंट लाने में और ऑपरेट करने में सहूलियत हो। मैं भी बस रिव्यू करके आता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। लेकिन कैजुअल्टी कितनी हुई है सर? बहरहाल तो जहाँ तक हमें पता है एक है और कुछ लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, 9 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और मलबे में करीब 5-6 लोग और दबे हुए हैं, तो बाद में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रशांत ठाकुर साहब, डीजीपी फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको निकाला जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ फायर इमरजेंसी सर्विसेज और दूसरे लोग मौजूद हैं। लेकिन एक बात जो स्थानीय विधायक हैं बैराती बसवराज, उन्होंने साफ कर दिया है कि मटेरियल इसमें सही इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसका क्वालिटी सही नहीं था। और साथ ही साथ एक बात और उन्होंने कही है, वो ये कि 4 फ्लोर की इजाज़त ली गई थी और 6 फ्लोर की बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी कर दी गई और इस वजह से, ख़राब क्वालिटी होने की वजह से। तो ये तस्वीरें भी आपको दिख रही हैं यहाँ पर और जो बात निहाल कह रहे हैं वो भी सबके सामने है यहाँ पर कि 4 मंजिला की यहाँ पर सिर्फ इजाज़त थी, लेकिन 7 मंजिल तक ये इमारत बना दी गई थी और साथ ही साथ इसमें जो मटीरियल, जो सामान इसमें यूज़ किया गया था, जो सामग्री यूज़ की गई थी, वो भी ठीक नहीं थी और इसी वजह से ये जो हादसा हुआ ये बताया जा रहा है। निहाल, यहाँ पर जो भी ये कॉन्ट्रैक्टर था यहाँ पर या जिसकी भी ये बिल्डिंग थी, उसको लेकर कोई जानकारी यहाँ पर मिल रही है? क्योंकि एक तरफ जहाँ जो फंसे हुए मजदूर हैं उन्हें तो बचाना ही होगा, लेकिन कार्रवाई भी यहाँ पर करना होगा। देखिए, अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी हमें मिली है, यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया दोनों आ रहे हैं और इससे पहले यहाँ पर एडिशनल चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस सतीश, उनसे हमने बात की और उनका यह कहना था कि अभी जो प्राथमिकता है पुलिस फोर्सेस की, सुरक्षा एजेंसियों की, वो ये है कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको बचाया जाए। जिनकी ये बिल्डिंग है और जो लोग इस बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े हुए हैं वो कहीं भाग करके नहीं जा सकते, उनको पकड़ लिया जाएगा और जो लापरवाही है यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। तो जो पुलिस का ये कहना है कि पहली जो प्राथमिकता है वो है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो लोग फंसे उनको बचाया जाए। देखिए, एक कुत्ते को यहाँ पर बचाया गया है, एक डॉग को यहाँ पर बचाया गया है, निकाला गया है। हमारे कैमरा पर्सन कुमार के साथ मैं वहाँ चलता हूँ, ये भी वहाँ फंसा हुआ था और उसको निकाला गया है वहाँ से। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एक डॉग का रेस्क्यू हुआ है इस बिल्डिंग से और अभी भी जो अधिकारी हैं वो लेकर के यहाँ पर आए हैं। देखिए, वो एक डॉग है, ज़रा दिखाइए, ज़रा इधर दिखाइए। देखिए, एक और डॉग, तो 2 डॉग को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है और ये एक अच्छी बात है कि जितने भी जो भी चाहे इंसान, जानवर, जो भी वहाँ फंसा हुआ है, सबको बचाने की लगातार कोशिश हो रही है। तो इस बिल्डिंग में अब तक 2 जो डॉग्स हैं उनको भी बचाया गया है, साथ साथ 9 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है और एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ के लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रशांत ठाकुर साहब ने हमें बताया था कि 2 से 4 लोग के अंदर फंसे होने की संभावना है और जो लोग यहाँ पर अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया है उनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता मजदूर जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो फंसे हुए जिन 2 मजदूरों को इस ऑपरेशन में सुरक्षित बाहर निकाला गया है, उनसे बात की है निहाल किदवई ने, वो आपको सुनवाते हैं। के अंदर में बैठे हुए थे, बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। जैसे ही खाना खाने के लिए उठा हम, वैसे ही देखा कि बिल्डिंग हिलने लगा तो मैं वो अरशद भाई को पकड़ लिया। अरशद भाई को पकड़ने के बाद बोला कि कस के पकड़ा, लगा बिल्डिंग गिर रहा। फिर मैं बोला कि ठीक है, बिल्डिंग गिर गया, कोई बात नहीं। फिर जैसा ही बिल्डिंग गिर गया वैसा ही हम लोग फंस गए उसमें। फंस गए तो दोनों आदमी ग्रिल के पास खड़े हो गए, सबको आवाज़ दिए, बोले कि भाई निकालो निकालो। तो फिर प्रशासन आके निकाला गया, हम लोग को निकाला। उसके बाद हम लोग का हेल्प किया। उसके बाद हम लोग का 3 आदमी नहीं मिल रहा है अभी। 2 आदमी, एक आदमी स्पॉट मर गया, 2 आदमी उसमें छपा हुआ है। आप लोग क्या काम करते हैं? टाइल्स वाला काम था। और कितने मंजिल की बिल्डिंग थी? हम ये मंजिल पे बीच फ्लोर पे 7 फ्लोर से 7 फ्लोर। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी कितने लोग अंदर थे? हम 25 आदमी अंदर रहे।
और अब आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में हिट एंड रन के मामले नहीं रुक रहे हैं। पुणे और मुंबई के बाद अब ठाणे जिले में दिखा तेज रफ्तार का कहर, जिसमें 21 साल के एक युवक की मौत हो गई। हैरानी की बात है कि 24 घंटों के बाद भी आरोपी ड्राइवर अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। 21 साल का दर्शन भोजन लेकर वापस लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। कार चालक उसे वहीं तड़पता छोड़ फरार हो गया। नतीजा दर्शन की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा रविवार रात 1:50 के करीब हुआ। वो उसके टीवीएस मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहा था और नितिन कंपनी जंक्शन थाना यहाँ पे रात को करीब 1:50 बजे एक मर्सिडीज बेंज ने उसके मोटरसाइकिल को डैश किया है और उसमें उसकी मौत हुई है। इसके बारे में नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन नौपाड़ा पुलिस स्टेशन कर रही है। ठाणे की नौपाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 टीमें बनाकर आरोपी की तलाश भी कर रही है, लेकिन दर्शन का परिवार पुलिस की जांच से खुश नहीं है। हम पुलिस के संपर्क में हैं, लेकिन हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही है। उस जगह पर हमें मर्सिडीज की नंबर प्लेट मिली है और वो हमने खुद पुलिस को दी है। इस घटना को 12 घंटे से ऊपर हो चुका है। पुलिस अभी भी हमें गलत जानकारी दे रही है और कह रही कि गाड़ी थर्ड पार्टी ओनर की है। ठाणे पुलिस ने मर्सिडीज कार चला रहे आरोपी की पहचान कर ली है और कार भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिजीत सुरेश नायर मुलुंड वेस्ट का रहने वाला है। हादसे के बाद अपनी कार मुलुंड में पे एंड पार्क में खड़ी कर फरार है। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा है। पुलिस उसके घर वालों और दोस्तों के संपर्क में है और उसका पता चलते ही सूचित करने को कहा है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। सांस लेना मुश्किल होने लगा है। हवा की क्वालिटी खतरे के लाल निशान तक पहुंच गई है। पराली को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI जो है वो बेहद खराब श्रेणी में है। 317 तक पहुंच गया है और इसे देखते हुए ग्रैप 2 लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए फोकस और टारगेट एक्शन सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस दौरान यहां पर वैक्यूम से सफाई और निगरानी भी की जा रही है। ग्रैप 2 के दौरान लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, जबकि निजी गाड़ियों के उपयोग को कम करने की बात कही गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के लिए भी कहा गया है। सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में न जलाने की हिदायत भी दी गई है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के गिरते स्तर के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर इन राज्यों से राजधानी में डीजल बसों के प्रवेश पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया है। ऐप का नियम लागू करना एक बात है और उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा टास्क है। तो उसके लिए आज 1 बजे दिल्ली सचिवालय में हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है और उसमें उनकी कार्ययोजना बनेगी कि कौन किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता के साथ हम जो है इन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर सकें और जो अपनी जिम्मेदारी है, अपने हिस्से का पोल्यूशन है, उसको कम करने में सहयोग कर सकें। ये ग्रैप के नियम केवल दिल्ली में नहीं लागू हुए, ये पूरे उत्तर भारत NCR के लिए लागू हुए हैं। लेकिन हमें इस बात का मतलब मलाल है कि इन सब चीज़ों के बावजूद आज भी भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें दिल्ली में प्रदूषण भेज रही हैं। कम करने के लिए कोई पहलकदमी लेने को तैयार नहीं है। आज भी जो है सारी डीजल की बसें ही दिल्ली में भेजी जा रही हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को चिट्ठी भी लिख रहा हूँ, केंद्र सरकार को भी, कम से कम जब तक पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है दिल्ली में डीजल की बसें ना भेजी जाएं। निश्चित रूप से अभी सभी चीज़ों पे हम नज़र बनाए हुए हैं और जो भी ज़रूरी कदम हो रहा है उसको उठाया जा रहा है और आगे भी दिल्ली सरकार सक्रियता के साथ दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के अपनी पहलकदमी जारी रखेगी। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है वो गाइडलाइंस है जो कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर के हिसाब से लागू की जाती हैं और उसके हिसाब से सख्ती जो है वो बढ़ती जाती है। तो प्रदूषण की वजह से मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने प्रदूषण के मरीजों के लिए एक विशेष क्लिनिक शुरू किया है। ये सुविधा हर सोमवार को दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रेरणा शर्मा।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस क्लिनिक यहाँ बनाया गया है, जहाँ पे जो पॉल्यूशन से जो भी बीमारियाँ हो रही हैं या जो भी तकलीफ़ें लोगों को हो रही हैं, दिल्ली को लोगों को, वो यहाँ आ सकते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं कि इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो है हर सोमवार को 2 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं। और इसके लिए जो 5 वार्ड हैं ओपीडी बिल्डिंग में वो दिए गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। रूम नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो वार्ड नंबर्स हैं वो दिए गए हैं। खास करके पॉल्यूशन से जो भी परेशानियां हैं लोगों को वो होंगी, तो उससे रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उसके लिए लोग यहाँ आ सकते हैं इलाज कराने के लिए। बता दें कि जब हीट स्ट्रोक हुआ था दिल्ली में, जब हीट स्ट्रोक से लोग बीमार हो रहे थे, उस वक्त भी आरएमएल अस्पताल में जो है एक स्पेशल हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई थी। और ऐसे में अभी जिस समय जो दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, वो प्रदूषण से जूझ रही है, तो ऐसे में ये जो पहल है आरएमएल अस्पताल द्वारा की गई है, जहाँ पे प्रदूषण से जुड़ी जो भी परेशानी दिल्ली के लोगों को होगी वो यहाँ आकर जो है इलाज करा सकते हैं। हर सोमवार को दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो इलाज करा सकते हैं हर सोमवार को। और इसके लिए जो है 5 वार्ड डेजिग्नेट किए गए हैं ओपीडी बिल्डिंग में। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद न्यूज़ एट 8 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बात अब छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, जहां पर 6 जिलों में पानी बेहद जहरीला होता जा रहा है। यहां के पानी में यूरेनियम की मात्रा तय अनुपात से 3 गुना ज़्यादा हो गई है, जिससे इन जिलों में कैंसर, किडनी फेल होने और त्वचा की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। चिंता की इस खबर के बीच एक दूसरी खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में ही एक संस्थान ने औषधीय गुणों से भरे आंवले के पेड़ की छाल से पानी से यूरेनियम हटाने का तरीका तैयार कर लिया है। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी और संतोष साहू की यह खास रिपोर्ट। दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, बेमेतरा, बालोद और कवर्धा छत्तीसगढ़ के ये जिले फिक्रमंद हैं, क्योंकि यहाँ पानी में यूरेनियम की मात्रा तय अनुपात से 3 से 4 गुना ज्यादा हो गई है। बालोद जिले में देवतराई गांव के सरपंच दूसरे जल स्रोत के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। पेपर के माध्यम से पता चला कि बीआईटी के छात्रों द्वारा यहाँ के पानी को ले जाकर शोध किया गया, जिसमें यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। उसके बाद से हम सब पीएचई विभाग भी भागम भाग दौड़ हुई और उसके द्वारा फिर से एक बार जांच के लिए यहाँ से पानी ले जाया गया है। और उसके बाद हम लोग पीने के पानी का उचित रखरखाव के लिए और सही पानी के लिए बोर भी कराए हैं और ये स्रोत बंद कर दिए। सुनाई आए है कि वो में बहुत ज़्यादा यूरेनियम की मात्रा है, मतलब हमन पूरा गांव भर के मन है जहरीला पानी के सेवन करत हैं, तो कुछ दिन बाद बहुत बड़े बीमारी के रूप भी हो सकते, ऐसे भी सुनाई आए है। तो सरकार से यही निवेदन है कि नया बोर खनाए और हमन दूसरा पानी दे के प्रयास करें। वर्तमान में उपलब्ध सभी स्रोतों के सैंपल लेके उन्हें चेक कराने हेतु बीआईटी दुर्ग में भेजा जा रहा है। वहां से जैसे रिजल्ट आएगा इसके पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने नेशनल यूरेनियम प्रोजेक्ट की कल्पना के तहत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एक सर्वे कराया था, जिसमें इसकी पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में हमें 6 जिला यूरेनियम का डिटर्मिनेशन करने के लिए दिया गया, जिसमें कि हमको जो है बालोद जिला के देवतरी गांव में यूरेनियम का लेवल, जो कि भारत सरकार एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड 60 ppb मानती है और WHO 30 ppb मानती है, तो यहाँ पर करीब 130 ppb रिपोर्ट हुआ। बाद में भी हमने अप्रैल मई महीने में एक पेटेंट के तहत रियल सैंपल ला करके जब उसको रिमूवल के लिए देखा, तो उसमें भी उस समय 100 से ज़्यादा ही ppb लेवल था। पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन इलाकों के लिए पानी के सैंपल की जांच में यूरेनियम की मात्रा 86 से 105 पार्ट्स पर बिलियन तक पहुंच गई है। भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस रिसर्च के लिए 6 जिलों में जीपीएस की मदद से 6 स्क्वायर किलोमीटर का सैंपल लिया। इसी संस्थान ने पानी से यूरेनियम हटाने के लिए आंवले के पेड़ की छाल से खास यूरेनियम रिमूवल भी तैयार किया है। हम लोगों ने ये सोचा कि जहाँ जहाँ पर कंसंट्रेशन है यूरेनियम का पानी में, तो ऐसा कुछ रिमेडियल टेक्निक्स भी डेवलप किया जाए, जिससे वहाँ पर आइडेंटिफाई हो सके कि जहाँ पर भी यूरेनियम का कंसंट्रेशन हाई है,
मीन्स परमिसिबल लिमिट से अबव है, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक रिमीडियल टेक्निक के लिए अप्रोच किया। सो हमने जो रिमीडियल टेक्निक जो डेवलप किया है वो लेबोरेटरी स्केल पर किया है। नॉर्मल सिंथेटिक वाटर से हमने यूरेनियम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशंस पीपीबी लेवल पर तैयार किया और उसके लिए हमने एक बायो एड्जॉर्बेंट तैयार किया। तो वो जो बायो एड्जॉर्बेंट डिफरेंट टाइप के बायो एड्जॉर्बेंट थे, उसमें से सबसे इफ़ेक्टिव मुझे आंवला के छाल से मिला। आंवले की छाल से पानी से यूरेनियम अलग करने की विधि का यूटिलिटी पेटेंट भी हो गया है। अब इसे बड़े पैमाने पर उपयोग में लाने की तैयारी है। इसको बैच टेक्निक से डेवलप किया है, लेकिन अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को ट्रीट करना है तो उसके लिए कॉलम मोड ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सो कॉलम मोड से हम ऐसा एक सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जिस पर ये रिमेडिएशन टेक्निक को डेवलप कर सकते हैं। ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे नेचर में मेटल आयंस होता है जिसके लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर ये सब टेक्निक डेवलप होते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि इसको कॉलम मोड्स पर ले जाने से इफ़ेक्टिवनेस होगा। जब भी हम किसी बायो एड्जॉर्बेंट पर काम करते हैं, तो जब हम बायो एड्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं किसी भी रेडियोन्यूक्लियाइड्स के रिमूवल के लिए, तो एक लिमिट तक ये भी होता है कि जो बायो एड्जॉर्बेंट होते हैं वो जब मेटल आयंस को एड्जॉर्ब जब करता है, तो एड्जॉर्ब करने पर अल्टीमेटली वो जो मेटल आयंस होता है वो मटेरियल में ही रह जाता है। अब उस मटेरियल को सबसे बड़ा इशू ये है डिस्पोज़ करने का। अगर उस मटेरियल को अगर हम डिस्पोज़ कर रहे हैं अल्टीमेटली फिर वो नेचर में जा रहा है, दैट मीन्स अगेन वो पॉल्यूशंस क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ब्रॉड लेवल पर टेक्निकली जो एक्सपर्ट्स है उसकी राय लेनी पड़ेगी और उसके बेसिस पर हमें सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। कांकेर के पानी में 106 पीपीबी यूरेनियम पाया गया है, तो वहीं बालौद के देवताराई गांव में ये 130 पीपीबी तक पहुंच गया है। खनिज संपदाओं से धनी छत्तीसगढ़ की धरती में कई नायाब खनिज हैं, लेकिन पानी में तय मात्रा से ज़्यादा ये थोड़ा फिक्र बढ़ाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रथम यूरेनियम प्राप्त हुआ है बोदाल माइंस में, राजनांदगांव जिला में। 1965 से 1969 के बीच में वहाँ यूरेनियम बोदाल माइंस आज भी है, जो कि प्रथम जो है हमारा परमाणु बम भारत सरकार का राजनांदगांव जिले के बोदाल माइंस से ही बना है और बाद में दूसरे और सोर्सेज मिलते गए। छत्तीसगढ़ की धरती में यूरेनियम की अपार संभावनाएं हैं। जल में घुलते जहर के बीच पानी से यूरेनियम को अलग करने की विधि भी तैयार कर ली गई है, लेकिन इस विधि का उपयोग कब तक हो पाएगा, यह अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बालोद से संतोष साहू के साथ दुर्ग से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।